हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं रणभूमि में जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हम अब तक के मोस्ट रिपीटेटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट, फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का पर्पस केवल यही है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस मॉक टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि किसमें कितना है दम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर पता था मेरे बिना बताए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किसको रैंक फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड रैंक यहां पर मिल रही है। तो क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और नीचे क्वेश्चन के कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, वो सभी एग्जाम्स के नाम यहां पर मेंशन है विद ईयर, आप देख लीजिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, किन किन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले आपको पता होगा जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? यह लड़ा गया था जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल के अंदर एक जिला पड़ता है नदिया, उसके अंदर एक जगह पड़ती है प्लासी, जो कि फिलहाल गंगा नदी के किनारे है। वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला गया है। यह किस किस के बीच में लड़ा गया था? बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, और साथ ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो सिंपल सा आंसर हो जाता है, जो प्लासी का बैटल हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगर आपको इसका आंसर पता था, कमेंट करके एक साथ बताइएगा कि भैया 25 में से मुझे इतने क्वेश्चन का आंसर पता था। क्लियर है? और लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो कि फादर ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नीचे सभी एग्जाम्स मैंने मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूं, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया और भारत का इकलौता पहला ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। उसके बाद तो बहुत सारे राज्यों का किया गया। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा वापस लिया गया, उसका गठन हुआ। बहुत सारे राज्यों का फिर पुनर्गठन किया गया, लेकिन पहला ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए कितने एग्जाम में बना है। नेक्स्ट है भाई नंबर 3, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? भाई इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कोई नहीं मानता। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मेरे सामने हजारों बार ये क्वेश्चन बना, आपको यकीन नहीं आएगा, ठीक है। अरुंधति रॉय की किस पुस्तक की लेखिका है? 4 ऑप्शन है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस बुक को पब्लिश किया गया ओरिजिनली, और साथ ही इस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला बेस्ट फिक्शन बुक के लिए, ठीक है। मैन बुकर प्राइज अरुंधति रॉय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, बहुत पॉपुलर ऑथर है भारत की अरुंधति रॉय। तो बेस्ट बुक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एग्जाम्स, देखिए कितने एग्जाम्स में 2014 से लेकर 2019 तक लगातार क्वेश्चन बन रहा है। एसएससी में बेस्ट बुक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री का है, असहयोग्य आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सब लोग जानते होंगे। 4 सितंबर 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन क्या कारण बने कि इसको गांधी जी द्वारा ही वापस ले लिया गया? इसका मेन कारण था ऑप्शन बी, चोरी चोरा इंसिडेंट। हिंदी में बोलेंगे चोरी चोरा कांड हो गया था। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है गोरखपुर, वहीं पर चोरी चोरा जगह पर एक थाना था, जहां पर कुछ लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन में, जहां पर लगभग 23 पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई थी, ठीक है।
और इसी कांड की वजह से, और ये कांड हुआ कब था, 4 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड। इसकी वजह से असहयोग्य आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ गया। कब लिया, लगभग शायद 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चोरी चोरा वापस ले लिया था। 12 फरवरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, आईबीपीए, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो यूपी एग्जाम में ज्यादा कवर्ड हुआ है। नेक्स्ट है, पता था क्या आंसर इसका, पता होगा यार। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, यानी कि जो भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके अंदर प्रावधान है भारत के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में दिए हुए हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। यानी कि जो भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है और राष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर डिफरेंट कैटेगरी से 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, ये सभी चीजें भी आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। इसका आंसर आप ऑप्शन को देखकर भी दे सकते थे अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि अमेरिका का जो सिद्धांत है, संविधान है, यहां से भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है वो सभी चीजें ली गई हैं, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो चीजें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो लिए गए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो सभी चीजें ली गई हैं, और कनाडा से जो राज्यपाल के पद वगैरह होते हैं ये सभी चीजें संविधान में जोड़ी गई है। तो इसका सिंपल सा आंसर तो आयरलैंड होना ही था। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, और नीचे देखिए कितने सारे एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आलमारा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र इसका आंसर लगा के आ जाते हैं। नहीं, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी जो कि बोल नहीं सकती थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं थी, लेकिन पहली बोलने वाली टॉकेटिव मूवी आलमारा थी, जो कि 14 मार्च 1931 को रिलीज की गई थी और सैटरडे का वो दिन था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले जो बॉलीवुड के जनक कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के, उन्होंने काफी कोशिश की थी कि मूवीज में आवाज डाली जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी ये भारत की पहली फिल्म थी ना बोलने वाली, इसको बनाया गया था, यानी कि ये रिलीज हुई थी लगभग 1913 के आसपास, ठीक है, मई 1913 में रिलीज हुई थी। और इसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो दादा साहेब फाल्के ही थे, इसीलिए दादा साहेब फाल्के को बॉलीवुड का जनक कहा जाता है। क्लियर है, डिफरेंस पता चल गया आलमारा और राजा हरिश्चंद्र में। इसका आंसर आलमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन से ब्रिगेडियर का संबंध था। इतना सिंपल क्वेश्चन आज तक मैंने तो नहीं देखा होगा। इसका आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर, इनका पूरा नाम है, जिनकी हत्या 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके की थी। इसके ऊपर हाल ही में एक मूवी बनी है जिसमें लीड एक्टर हैं विक्की कौशल। अमेज़न प्राइम के ऊपर ये मूवी रिलीज हुई है, इसको देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था आपको ये भी पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हादसा हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने लगभग हजारों की भीड़ थी, गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। आंसर हो जाएगा जनरल डायर। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इकलौते भारत के ऐसे नेता थे जो कि ब्रिटिश संसद के नेता बने थे या फिर ब्रिटिश सांसद बने थे। ठीक है, इन्होंने ये फैसला इसलिए लिया था, इन्होंने ये कोशिश इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेजी सरकारों के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते थे कि जो भारतीय है वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और आपको पता होगा 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. होम्स के साथ मिलकर इन्होंने ही की थी। ये एक नरम दल के नेता थे, मैंने आपको एक लेक्चर में कवर करा रखा है, और 3-4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, पहले ब्रिटिश संसद के सांसद बनने वाले दादा भाई नौरोजी थे या फिर संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 9th है,
किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज में कोई और हो ही नहीं सकता। नीचे देखिए कितने सारे एग्जाम और मैंने लिखा हुआ है मोर देन 15 एग्जाम्स, यानी कि इन एग्जाम्स के अलावा 15 और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। ये पूछ रहा है कि भाई किस दिन वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई एड्स कितनी गंभीर बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और हर बार इसका अलग थीम रहता है। 1 दिसंबर आएगा तो 2021 का थीम आपको पता चल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट डेज का क्वेश्चन। 10वां है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? मेरे सामने एसएससी सीजीएल 2016 में एग्जाम दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था, अब तक मैं इस क्वेश्चन को नहीं भूला। सोडियम बाइकार्बोनेट का ये कॉमन नेम पूछ रहा है, ठीक है, जो कि आम भाषा में हम लेते हैं ज्यादातर, वो हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है ना, खाना बनाते हैं जिससे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द मतलब इसका ये साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका कंपाउंड नेम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कंपाउंड नेम हो जाएगा सोडियम है NaHCO3, शायद यही होता है, हाँ NaHCO3 ये इसका कंपाउंड नेम है, एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर फॉर्मूला आप कह सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, तीनों टर्म को याद रख लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? सबसे पहले आपको बताऊंगा उस टाइम पर जजिया कर क्या हुआ करता था। फ्रेंड्स, उस टाइम पर किसी मुस्लिम राज्य के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम इंसान आकर रहना चाहे तो उसको ये जजिया कर देना होता था। मान लीजिए उस टाइम का कोई मुस्लिम राज्य है और उसके अंदर कोई हिंदू इंसान आकर रहना चाहे तो उसको जजिया कर देना होता था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उस टाइम पर यह ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगता था। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। और उसके बाद बहुत सारे राजाएं उन्होंने भी जजिया कर लगाया, जैसे कि सिकंदर लोदी वगैरह दबा के जजिया कर लिया। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन से शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मुगल शासक अकबर। मुगल शासक अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था कि भाई कोई भी जजिया कर नहीं है, चाहे मुस्लिम राज्य हो, उसके अंदर हिंदू सिख ब्राह्मण सब लोग आकर रह सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ग्रेट बोला जाता है अकबर को, ठीक है। तो उसके बाद अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, यहां पर भी नहीं था। शाहजहां, यहां पर भी नहीं था। लेकिन उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर शुरू कर दिया था। तो ये पूरी स्टोरी रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, साइंस का इंपोर्टेंट है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? एनडीए 2013 में सबसे पहले यह क्वेश्चन मेरे सामने बना था और ये इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ग्रुप डी में भी बना था 2018 में, ठीक है। यह पूछ रहा है कि अगर बंद कमरे में कोयले को जला दिया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी जो कि घुटन का कारण बनती है, मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुटन का कारण बन जाएगी। और जो व्हीकल होते हैं ना, कार ट्रक वगैरह, जब इनका डीजल जलता है, यानी कि जो ये धुआं छोड़ते हैं, जो पोल्यूशन होता है, वहां से भी जो गैस निकलती है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 रुपए के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार बना है मेरे सामने भी। 1 रुपए का जो नोट होता है ना, उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भैया इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट कॉइन हैं उनको रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन यही खास बात है 1 रुपए के नोट में कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। अभी इंटरनेट के ऊपर सर्च करिए, 1 रुपए का जो नोट होगा उसमें भारत सरकार लिखा होगा और उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे जो वित्तीय सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 1 रुपए का नोट जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 रुपए का नोट अब भी आता है, लेकिन 2 रुपए का और 5 रुपए के केवल सिक्के आते हैं, नोट बनाने बंद हो चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है
आंसर भाई इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, गारंटीडली बनेगा। नीचे एग्जाम मैंने लिखे हुए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? स्पेशली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा ग्राम पंचायत होता क्या है। देखिए दोस्तों, देश के विकास के लिए कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार है। वहीं पर राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार है। वहीं पर जिले के विकास के लिए जिला परिषद है। और वहीं पर गांव के विकास के लिए बनाया गया था ग्राम पंचायत, यानी कि जो गांव स्तर पर गांवों के अंदर विकास कर सके। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जो ग्राम पंचायत है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ठीक है, क्योंकि संविधान जो है वो राज्यों को आदेश देता है कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना करो। तो ये आर्टिकल 40 में आता है। और ये कब जोड़ा गया? जब भारत के संविधान में 73वां अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 73वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत है वो आता है हमारा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 15, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 दिसंबर में हुई थी लंदन के अंदर। इसी में, केवल इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था गोलमेज सम्मेलन का। और इकलौते ऐसे इंसान भीमराव अंबेडकर जी रहे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने भी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में, उसके बाद इसमें लिया था, क्योंकि यही समझौता हुआ था कि आपको गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1931 में, और कांग्रेस की तरफ से केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। नेक्स्ट है 16, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? या फिर कैलाश मंदिर के नाम से भी इसको कई बार पूछ लिया जाता है। एलोरा, ठीक है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एक जिला है औरंगाबाद, जहां पर एलोरा पड़ता है, जहां पर लगभग 134 के आसपास मंदिर हैं, बड़े गुफाएं हैं, जिसमें से एक मंदिर पड़ता है हमारा शिव मंदिर। ये किसने बनवाया था? विशाल मंदिर है, इसको बनाने में ही लगभग 150 साल लग गए थे। और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार 150 साल तक काम किया, तब जाके एलोरा के अंदर शिव मंदिर बनके तैयार हुआ। इसको बनवाया था राष्ट्रकूट, एक राजा था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट, इसको याद रखिएगा, कृष्ण फर्स्ट, क्योंकि कृष्ण 2 हुए थे। राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण फर्स्ट, इसने एलोरा के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में गया था, आपको पता है, दी करंट अफेयर शो में कवर कराते रहता हूं। वर्ल्ड अर्थ डे हाल ही में मनाया गया 22 अप्रैल 2021 को। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार क्या थीम था? रीस्टोर आवर अर्थ। इस बार ये इसका थीम था। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है और इतनी बार पूछा जा चुका है। देखिए, ये एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही मोर देन 12, यानी कि इनके अलावा 12 और डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। करंट अफेयर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, अगर आपने अकबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि ऑप्शन ए देखिए, तानसेन। तानसेन कौन था? ये इसका मतलब गायक था एक तरीके का, ठीक है, ये तो होने से रहा। राणा प्रताप सिंह, कोई लेना देना कोई खास नहीं है अकबर से। हुमायूं अकबर के पिता थे, ठीक है, ऑप्शन बच गया डी, टोडरमल। और अकबर का एक नौरत्न हुआ करता था जिसमें मोस्ट प्रसिद्ध राजा थे इसमें, ठीक है, नौरत्न में इसने चुन रखे थे जो सबसे होशियार, सबसे अक्लमंद थे, उनको नौरत्न कहा जाता था। और टोडरमल उन नौरत्न में से एक थे। नाम बता दूं नौरत्न का, आपको याद रखोगे, कहीं पे तो नोट किया था मैंने। हाँ, एक तो बीरबल था, ठीक है, बीरबल का असली नाम क्या है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। महेश दास बीरबल का असली नाम है। तानसेन भी था, साथ ही अब्दुल फजल था, साथ ही फेजी, साथ ही राजा मान सिंह भी थे। नौरत्न की बात कर रहा हूं, टोडरमल, साथ ही मुल्ला दो प्याज, साथ ही फकीर अजुद्दीन, साथ ही अब्दुल रहीम खाना खाने, ये 9 थे इनके नौरत्न में। तो टोडरमल जो थे इनके राजस्व मंत्री थे, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर जिसको आजकल बोल देते हैं, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट में होती है रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट, और रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मंगल की परिक्रमा कक्ष यानी कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। ठीक है, कौन सा देश था वो एशियाई। अब सारे एशियाई देशों के नाम लिखे हुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, यकीन नहीं आएगा आपको, आंसर हो जाएगा बी, इंडिया। इंडिया इकलौता एशिया का ऐसा देश था जिन्होंने मंगल के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट यानी कि ऑर्बिटर भेजा। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि इसी के साथ मंगल के ऑर्बिट में जाने वाला भारत चौथा देश बन गया था। इससे पहले नासा गया हुआ था, इससे पहले ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और साथ ही रसिया, ठीक है, रसिया ने भेजा हुआ था, और फिर इंडिया चौथे नंबर पर इंडिया, क्योंकि जापान और चाइना ऑलरेडी कई बार फेल हो चुके थे और इंडिया ने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी। पहले अटेम्प्ट में ऑर्बिटर इन्होंने भेज दिया था मार्स के ऑर्बिट में। ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कब जो मिशन मंगल था वो लॉन्च किया गया था, यानी कि धरती से कब लॉन्च किया गया था। तो इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और वो पहुंचा कब, अपने ऑर्बिट में कब पहुंचा, मार्स के ऑर्बिटर में 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच चुका था। और PSLV C25 यानी कि जो लॉन्च व्हीकल था वो PSLV C25 था, और उसको मिशन मंगल या फिर मिशन मार्स भी बोला गया है। क्लियर है इतना। और इसका सबसे कम बजट में इन्होंने भेज दिया था, बजट लगभग 450 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि काफी कम बजट था। इतने से बजट में इन्होंने मार्स के ऑर्बिटर में ऑर्बिटर भेज दिया था। तो याद रहेगी, ये डेट याद रखिए। और ये PSLV C25 था लॉन्चर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इन्होंने भेजा था। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है। सर्वेक्षण विभाग से यानी कि सर्वे जो करता है भारत के लिए, यानी कि भारत की जो नक्शे बनाने वाली एजेंसी है, एक तरीके से ऐसे कहेंगे सिंपल भाषा में, और साथ ही सर्वे करने वाली जो एजेंसी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है देहरादून में। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है देहरादून में। उस टाइम पर ब्रिटिशर ही थे, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी, और लगभग मैं आपको बता दूं 1767 में इसका गठन हुआ था। तो देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, याद रहेगा। नेक्स्ट है, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम मिक्स्ड क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कुछ भी हो आपका, पॉलिटी हो या फिर आपका स्टैटिक जीके हो, बेस्ट बुक, कुछ भी हो, सब कुछ कवर कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। 3 टाइप की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें से एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आंसर तो इसका है मिक्स्ड इकोनॉमिक। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की है, तो आप मिश्र अर्थव्यवस्था कहेंगे, इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी इसको बोलेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। 3 टाइप की पॉपुलर इकोनॉमी की है हमारी, एक होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी हमारी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, और साथ ही एक हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले सोशलिस्ट चलती थी। सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट हेड करती है तीनों इकोनॉमी को, ठीक है, किसी भी देश की। इसमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है समान रूप से, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितनी जनता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, कोई प्राइवेट सरकारी नहीं देखा जाता। अगर गवर्नमेंट कुछ रिसोर्स या फिर योजना प्रोवाइड कर रही है, सबको इक्वली प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर कोई योजना प्रोवाइड की गई, उसके द्वारा 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो सबको इक्वली 2-2 हजार रुपए बांटे जाएंगे, कोई जाति वाति का कुछ भी भेदभाव नहीं होता। साथ ही कैपिटलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, इसमें जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो उसको कुछ ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटलिस्ट। अब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसकी बात चल रही थी कि अगर सोशलिस्ट करें तो इसमें लोग थोड़े लेजी हो जाएंगे, यानी कि काम नहीं करेंगे, उनको फ्री में ही मिल रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी सभी को समान रूप से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बैठे खा रहे हैं। और अगर कैपिटलिस्ट कर दे भारत की
अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अच्छा कर रहा है केवल उन्हीं को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बाकी जो थोड़े नीचे के लोग हैं उनको नहीं रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो दोनों कंफ्लिक्ट कर रहे थे, इसलिए एक तीसरा रास्ता ढूंढा गया। हमेशा भारतीयों का तो यही रहता है फंडा कि बीच का रास्ता ढूंढा जाए। बीच का रास्ता आया मिक्स्ड, कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक नई अर्थव्यवस्था बनेगी, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की है। और मैक्सिमम जो कंट्रीज है दुनिया के अंदर उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों टाइप से काम करेगा, ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के टाइम पर। यानी कि देखिए जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है उनको तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देंगे ही, लेकिन जो समान है, समान रूप से भी देखिए, सबसे पहले तो सबको दिए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई योजना पास की तो सबको समान रूप से दिया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये काम करती है, इसलिए उसको बोलते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था। समझे या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको अब देखिए एक मिनट में आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, मिश्र अर्थव्यवस्था। देखिए सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट में 3 बुक मेरे पास है, हमारी बुक है, तो मैं तीनों बुक को बराबर बांट दूंगा, तीन बुक मैंने सभी को दे दी, ठीक है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, किसी के हाईएस्ट मार्क आए, किसी के लोएस्ट मार्क आए, कोई फेल हो गया, सबको इक्वली, कोई अमीर कोई गरीब, मैंने 3 बुक सभी को दे दी। तो ये हो गया हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। योजनाएं, गवर्नमेंट योजनाएं प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जैसे कि मिड डे मील है तो जितने भी बच्चे हैं इनको टारगेट कर देगी, कोई भी बच्चा भूखा न रह पाए, सभी को बराबर भोजन आवंटित किया जाता है। अब कैपिटलिस्ट में क्या होगा, मैं ये डिसाइड करूंगा कि भाई देखो, एक मैंने एग्जाम दिया कि भाई 25 क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, 25 क्वेश्चंस में से जो हाईएस्ट स्कोर लेके आएगा केवल उन्हीं को मैं 3 बुक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी जो नीचे रहेंगे, 25 से नीचे रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैपिटलिस्ट। अब चौथा आता है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की है। इसमें क्या होगा, इसमें मैं कहूंगा एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए जो भी हाईएस्ट स्कोर करके आएगा, यानी कि पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आएगा, उसको मैं तीनों बुक दूंगा। लेकिन उससे नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक पे आएगा, उसको मैं 1 बुक दूंगा। उससे नीचे अगर आया उसको मैं ये दूंगा, ठीक है, ऐसे दूंगा। मतलब अगर किसी को तीनों बुक चाहिए तो हाई परफॉर्मेंस जो कर रहा है उसको तीनों मिलेंगी, उससे नीचे जो है उसको 1-1 मिलेगी। समझ गए? तो मतलब ये दोनों तरीके से काम करेगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्र अर्थव्यवस्था। अरे नेक्स्ट है मिश्र अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है। अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया है, उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, इसमें बताना चाहिए था लेकिन वहीं पर हो गया वो कवर। अब भारत की मिश्र अर्थव्यवस्था है तो पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वही है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को एक जगह मिला लिया जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था बनती है। यानी कि जो हाई परफॉर्मेंस है उनको थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं और जो लो हैं उनको कम मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। तो ये हो गई, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हाई दिखा रहे हैं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको भी मिल रहे हैं, उनको कम मिल रहे हैं। एक तरीके से दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक हो गया और जो निजी हो गया, ठीक है, दोनों का समीकरण, सार्वजनिक और निजी का समीकरण, इसको कहते हैं मिश्र व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप समझ पा रहे होंगे और मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, समझ गए, इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, उसके बारे में, कौन से अनुच्छेद के बारे में कहा हुआ है। ऑप्शन देखते ही आपको आंसर दे देना चाहिए। देखिए अब आर्टिकल 352 है, इसमें तो हमारी इमरजेंसी है भाई, नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल इसमें तो दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 है, ये भी नेशनल, ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और आर्टिकल 360 जो हमारा है, ये हमारा वित्तीयापात से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बच जाता है 1, 324। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि जो क्या नाम है इसका, निर्वाचन आयोग है, उसके बारे में प्रावधान मिलता है आर्टिकल 324 में, जो कि 5 साल में एक बार इलेक्शन कंडक्ट कराता है राज्य में। नेक्स्ट है 24,
सेकंड लास्ट, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आज राष्ट्रपति ये कह दे कि मैं तो अपना पद छोड़ रहा हूं, तो वो अपना त्यागपत्र साइन करके किसको देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा सी, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वो अपना त्यागपत्र देगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, लास्ट है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है भाई, इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी सूचना लेना चाहते हो, कुछ डाउनलोड वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो किसके थ्रू आप ले सकते हो? ए इसका ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग है सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डजंट मैटर, ये इससे मैटर नहीं करता। सी माइक्रोसॉफ्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ही बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसलिए ऑप्शन बच गया बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। देखिए, इंटरनेट से आपको कुछ भी रिसर्च, कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करोगे हमारी वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर कौन कौन से होती है? आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हो, ये एक वेब ब्राउजर है। आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हो, ये एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझ गए। वेब ब्राउजर से आप इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है? ये 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेशली जिन एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि हमारे आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम हो गए, मेंस एग्जाम में कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताने की भैया आपके बताने से पहले ही मुझे 25 में से 20 क्वेश्चन आते थे, मुझे 25 में से 22 क्वेश्चन आते थे, मुझे 25 में से 15 क्वेश्चन आते थे। जितने का भी आपका आंसर ऑलरेडी पता था, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कि किसमें कितना है दम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती कि मेरे तो 10 ही क्वेश्चन पता है मुझे तो, और मैं कमेंट नहीं करता। कमेंट जरूर करिएगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और इससे आप खुद को दूसरों के साथ कॉम्पीट भी कर पाते हो और आपको खुद का लेवल भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ आपको किस लेवल की तैयारी करने की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव है, आपने देख ही लिया होगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई आपके लिए लेकर आ सकता है या फिर नहीं, इससे ज्यादा एफर्ट हमारी टीम ने कभी नहीं दिया। बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब तक के जितने क्वेश्चंस पेपर हम निकाल पाए, उन सभी से रिलेटेड मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहां पर रखे हैं। देखिए एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं, ये तो आंसर की के साथ अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देते हैं। ऑफलाइन एग्जाम यूपीएससी वगैरह के होते हैं, उसमें ऑफलाइन पेपर हाथ में मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अननोन डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं जहां पर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते, तो वो शायद मिस हो गए हैं और उनमें भी ये क्वेश्चन शायद आए हुए हों। ठीक है, अब जितना भी टाइम बीतता रहेगा, हमारी टीम कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर निकाले, और भी ज्यादा डिफरेंट के एग्जाम जो हुए हैं उनको एनालाइज करे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ सके रणभूमि में। तो क्लियर है, ये था लास्ट। अब फाइनली मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। आज हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? आपको ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी मैक्स मूलर, डी कार्ल मैक्स। आंसर बताइए कमेंट करके। इकोनॉमिक्स का मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आंसर दीजिए अगर आपको पता है, ठीक है। इंटरनेट से भी आप सर्च करके दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मेरा मकसद यह है कि इसके बारे में आप जान पाओगे। जिन लोगों को नहीं पता, इंटरनेट से सर्च करेंगे, ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा। क्लियर है? मतलब एक क्वेश्चन तो सीखा आपने, तो भाई इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। अब आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको रेगुलर बेसिस पर लाए या फिर कभी लाए ना, या फिर आप इसको वीकली चाहते हैं या फिर ओकेजनली चाहते हैं। आपका लाइक दबाइएगा, कितने लाइक्स आते हैं, आप लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट्स डिपेंड करती हैं।
आप लोगों के व्यूज डिपेंड्स करते हैं रेस्पॉन्स कितना आ रहा है, आप लोग कितना इसको शेयर कर रहे हो, कितने लोगों तक ये पहुंचा है ऑल इंडिया टेस्ट, क्योंकि टीम ने इतनी मेहनत की है तभी हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। तो भाई रेस्पॉन्स सोच समझ के दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं, 25 क्वेश्चन 25,000 के बराबर ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं फ्रेंड्स। ये मत समझिएगा कि ऐसे ही किसी और टीचर की तरह, हर एक टीचर की तरह उठा के ले आया हूं, टाइम लगता है इन चीजों में प्रॉपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए जय हिंद।